नमस्कार, एचएनएन की खास पेशकश, खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं रवि कैंथुरा और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो कृष्णा भी हैं, वो चुगलेर भी हैं और इसके साथ ही वो कलजुगी भी हैं। तो इन बातों से ये आज समझ गए होंगे कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं कृष्णा बगोट साहब। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। बढ़िया बढ़िया। और इस खास मुलाकात में आपसे तमाम बातें होंगी। लेकिन सर, जो पहला सवाल होता है, क्योंकि आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो शुरुआत हुई एक कलाकार से लेकर एक महान कलाकार तक, कैसे कृष्णा बगोट बन गए, वो शुरुआत क्या थी सर? शुरुआत एक्चुअली में क्या था कि मैं कंपनी में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में, और कोरियन की कंपनी थी, दुनिया का 5वां अमीर आदमी हुंडई कंपनी में। अब क्या हुआ कि शौक तो था ही कलाकारों से मिलने का ना, तो मैं स्टूडियो में आ जाता था। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी। ये हमारे मामा जी थे, गणेश विराज जी, अजय ढूंढियाल जी, और ये बहुत सारे कलाकार थे। वे वीरेंद्र नेगी जी हो गए। ये सब बैठ कर हम लोग, मेरे को मज़ा आता था स्टूडियो में आने में। बस एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे ये बोले कि नहीं यार, इनको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम बैठे रहते थे, चाय वाय पीते थे, मैं जोक वोक मारता रहता। कह रहे यार इनको रिकॉर्ड करो। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग का मूड बन गया, वो रिकॉर्ड हुआ और कुदरती लोगों ने उसको पसंद किया और चल पड़े फिर। ये कौन से सन की बात होगी सर? जो ये शायद 98 99 की बात होगी, शायद उससे पहले की बात होगी। 96 95 की बात होगी। हाँ। उसके बाद फिर अनवरत जो है सफर आगे चलता रहा। हाँ, उसके बाद फिर तो एक कैसेट रिलीज हुई, वो लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। फिर उसके बाद कंपनी वाला और दूसरा तीसरा चौथा, तो टोटल मेरे जो है 20-25 भाग गए। जी, जो शुरुआत हुई थी वो चुगलेर बगोट से, चुगलेर बगोट से हुई थी। हाँ। तो सर, चुगलेर बगोट की ही थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने उसकी शुरुआत की थी? क्योंकि कई लोग तो जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी भी जाने कि चुगलेर बगोट में आखिर ऐसा क्या खास था जब वो कैसेटें लगातार भाग 1 भाग 2 और वो लगातार बढ़ता ही गया, वो सिलसिला रुका नहीं। मैंने पहले जब कैसेट अपना ऑडियो रिलीज किया था, मैंने कहा मैं अपनी फोटो नहीं डालूंगा उसमें। मैंने फोटो नहीं डाली, कार्टून डाला अपना जी। और नाम भी नहीं पूरा ले। चुगलेर का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, चुगली करने वाला। एक नारद जैसा होता है ना, नारद इधर की बात उधर, अंदर की बात को बाहर निकालने वाला, और सामाजिक व्यंग होते थे उसमें। और बगोट, फिर ये टाइटल मैंने ढूंढा कि यार कुछ उपनाम होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा तो कई होंगे, बगोट थोड़ा यूनिक सा था, अलग सा था, तो ये बगोट रखा गया उसमें। और चुगलेर बगोट करके ऐसे पार्ट 1 कर कैसेट का नाम ले रखा गया। मैंने उसमें फोटो नहीं डाली इसलिए कि भाई लोग मेरी आवाज़ से पहचाने, मेरी शक्ल से नहीं जी। मेरे स्क्रिप्ट जो होगी, मेरी जो राइटिंग होगी, उससे लोग पहचाने, मेरी आवाज़ से मुझे लोग और आज होता भी वैसी है। कईयों के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, कोई नहीं पहचानता, लेकिन जैसी मेरी आवाज़ निकलती है, अरे बगोट जी वाला आप है, वो पहचान जाते हैं मुझे। सर, जो बगोट शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस शब्द की क्या मीनिंग है सर? किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि बगोट मुझे रखना है? कि यूनिक तो है ही, लेकिन इसके अर्थ भी किस तरीके से हैं? बगोट का मतलब होता है छिलका। हाँ। है ना जी। और इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे छिलका ना हो। इवन जो आपकी खाल है, ये भी एक छिलका है जी। है ना, प्याज पे, आलू पे, ये तो छिलका। अगर आप इसको पेपर में देखें, उसमें देखें, कॉपी में देखें, तो एक तरह की जिल्द हो गई। इसी में उसका टाइटल भी लिखा होता है कि किस चीज़ की किताब है, किसी, और जब तक वो जिल्द उसके ऊपर रहती है तब तक वो सेफ रहता है ना। आप किसी भी फग्गल को भी देख लो, किसी भी फ्रूट को, छिलके को देख लो, जब तक उसके पास छिलका है तब तक वो सेफ रहे। जैसे ही उसको छील लोगे तो उसके बैक्टीरिया खाने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे उस समय वो शुरुआत हुई, उस समय सोशल मीडिया कहीं नहीं था। आज अगर बात करें तो सोशल मीडिया जो है बहुत तेजी से आया है पिछले कुछ सालों में। अब क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया आने के बाद क्या रीच हर एक व्यक्ति तक पहुंचने में मतलब आपके लिए सरलता हुई है, ये भी एक कामयाबी है, या फिर वो वाला जो दौर था, उस दौर की कुछ बात अपने आप में खास थी, वो मिठास कुछ खास थी? नहीं सर, वो दौर अच्छा था आज के दौर से। आज तो सोशल मीडिया को मिसयूज किया जा रहा ज़्यादातर, है ना। उस जमाने में जो पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी होती थी ना, वो सच्ची पब्लिसिटी थी। जिस आदमी को आप पसंद करते हो, उस आदमी की तारीफ आप जरूर करोगे, बिल्कुल, हर जगह करोगे, ठीक है ना। वो आपकी अपनी विचार होती थी, वो आपकी अपनी पब्लिसिटी होती। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में तो आपके दिमाग में कुछ थोपा जा रहा है। आपने क्या किया, सीधा फॉरवर्ड कर दिया उसको, है ना। अपना तो क्रिएट, बहुत कम लोग हैं जो कुछ अपना क्रिएट करके डाल रहे हैं।
सब लोग कट पेस्ट फॉरवर्ड यानी कि उस समय ऐसा था कि जो सुनना चाहता था वो ढूंढने जाता था, लेकिन आज ये कि एक क्लिक में आप पहुंचा रहे हैं, चाहे उसको जरूरत है या नहीं है, उसके फोन पे पहुंच जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्क तो है, काफी फर्क है। वो सच्चा था और आज की तारीख पे फेक है। बिल्कुल, ये है सर आपने विदेशों में भी आप बहुत सारी जगह गए हैं। जी जी। और बहुत सारी जगह हमने मंचों पर आपको देखा है। तो विदेशों में सर जो संस्कृति को लेकर उस समय लोगों की, अगर हम पुराने दौर की बात करें और अब के दौर की बात करें, तो कितना फर्क आप देखते हैं? क्या संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ा है या फिर? यहाँ से अच्छा है सर, यहाँ से अच्छा है। अच्छा। मैं न्यूजीलैंड गया था, वहाँ के बच्चे जब मेरे को मिलने के लिए आए तो उन्होंने पैर छू के नमस्ते बोला। न्यूजीलैंड, जबकि एक यूरोप का देश है जी। है ना। अभी हम कोटद्वार जाते हैं, देहरादून जाते हैं, यहाँ के बच्चे नमस्ते तक नहीं करते। पैर छूने की तो बड़ी दूर की बात है ना। और वो लोग गढ़वाली बोलते हैं। हाँ। वो लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, तो बड़ा हैरानी होती है। मैं तो गांव में भी जाता हूँ, अगर मैं किसी गांव वाले से किसी से रास्ता पूछा हूँ तो वो ऐसे करके बोलता है, आप ऐसे चले जाओ दाएं बाएं, मतलब जहाँ चलना हो, और नजरें झुका के बात करते हैं। जी जी। तो मतलब उन बच्चों को किसने सिखाया है? इसकी तो उन्होंने स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये एक सभ्यता अपने आप आती है कि अपने से बड़ों से नजरें झुका के बात करना या ऐसे करके बात करना, और वो संस्कृति बाहरों में दिखती है, यहाँ नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि चांद दूर से अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है भू कानून और मूल निवास का। और मैं देख रहा था कि जिस दिन देहरादून में एक रैली हो रही थी, आप उन लोगों के बीच मौजूद थे। मैंने आपको देखा, आप वहाँ पर सब चीज़ें देख रहे थे। सर कितना ज़रूरी है, और अचानक से ये मुद्दा उठा क्योंकि 23 साल पूर्ण हो चुके हैं उत्तराखंड को, भू कानून मूल निवास की जो बात है वो कहाँ से अचानक से आ गई है, और जब आ गई है इसके होने से क्या फ़ायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है? देखो, सबसे पहले तो मूल निवास ख़त्म करने की ज़रूरत क्या थी? जब था हमारे पास, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, उसका प्रमाण देने की भी पहले ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया तो तकलीफ तो होती है जी, है। अगर आप एक पुरुष हैं, ठीक है ना जी, तो आपको प्रमाण देने की जरूरत है मैं पुरुष हूँ? नहीं। वो सब जानते हैं ये पुरुष है। तो जो उत्तराखंड का है, हमारी शकल, हमारी जो अनवार बोलते हैं उसको, हमारी जो लटाक है, बात करने की लटाक है, दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड के हैं। उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट हमें देना पड़ रहा है, और फिर वो सर्टिफिकेट खत्म करके आपने अस्थाई कर दिया। अस्थाई का मतलब ये तो कोई भी आ जाएगा। अब जब अस्थाई आ जाएगा तो मैं उत्तराखंड घूमता हूँ, मैं 1200 गाँव घूम चुका हूँ अभी तक, है ना। और मैं आपको स्थिति बता लूँ उत्तराखंड की, पूरा यमकेश्वर जो है इधर के साइड में पूरा बिक चुका है। इनके मालिक कौन है, किसने ये खरीदा है, किसी को अभी तक कुछ नहीं पता है जी। क्या करने जाने हैं, क्या उनका प्लान है उस पर, ये भी अभी कुछ नहीं पता। कि चलो आपने जमीनें खरीद ली, कम से कम ये तो प्लान हो कि आप क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। चुपचाप लोग जमीन बेच रहे हैं, चुपचाप लोग जमीनें खरीद रहे हैं, है ना। और बड़ी बात यह है कि पहले तो लोग, जो बाहर के लोग आते थे यहाँ पर, वो पूछते थे यार जमीन कहीं मिलेगी, जमीन कहीं मिलेगी। अब उनको बहुत आसान रास्ता मिल गया, वो है पटवारी। वो सीधा पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी के पास सबका लेखा जोखा है कि कौन कब से नहीं आया है, क्या नहीं आया है, कब से क्या नहीं आया। वो उनको पूरी जमीनें दिखा देता है। वो बोलता है कि भैया 10 नाली जमीन लो, 20 नाली तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, है ना। और हम लोग अपनी जमीनों को वो नहीं कर पा रहे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हम 5 भाई है, मान के चलो हम 5 भाई हैं, तो हमारे तो 5 हिस्से हो गए। जी बिल्कुल। हमारे 5 हिस्से हो गए। अगर 100 गज का प्लॉट है तो उसमें 5 हिस्से हो गए, लेकिन जो बाहर से आएगा उसके लिए तो 100 ही है ना, वो बल्कि 100 और खरीद लेगा। इसलिए हमारे लिए भू कानून बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ख़ास तौर पर उत्तराखंड में भी जाओ तो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी बंजर पड़ी हुई हैं, तो लोगों का उसके ऊपर मोह खत्म हो गया। ये बंजर ज़मीन है, क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगले को तो इसमें सोना दिखाई दे रहा है, हीरे मोती दिखाई, उसको क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम पर इस ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। आने वाले टाइम पर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितने हमारे उत्तराखंड की ज़मीनों की वैल्यू होगी। क्योंकि इंटरनेशनल एक स्लोगन आया है, गो ग्रीन, हरियाली की तरफ जाओ। और हर आदमी को ये पता लग गया कि नेचर क्या है। हर कोई नेचर के पास में रहना चाहता है। और जिस दिन, क्योंकि एक ना एक फार्म हाउस या वेकेशन हाउस उत्तराखंड में हर कोई बनाएगा आने वाले टाइम पर। हाँ, और सर आपने इस पे बहुत कुछ लिखा भी है,
जी। तो अगर ऐसा कुछ आप बताना चाहें कि किस तरीके से एक मैसेज के माध्यम से आपने लोगों को जागरूक करने की बात की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप लगातार इस बात को करते रहते हैं कि कैसे आपने। मैंने हाँ। एक्चुअली वो गीत लिखे हैं लेकिन मैं गा नहीं सकता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ लिख सकता हूँ। हाँ। वो अनुरागी ब्रदर्स हैं भी, हाँ। वो गा रहे हैं इनको। हाँ, तो कभी सुनाएंगे आपको उनके बीच में, उनको बिल्कुल, लाके यहाँ पे। बिल्कुल। सर, एक जितने पैरोडी गीत की अगर बात करें, आपने बहुत सारे ऐसे गीत थे जिनको आपने एक हास्य का रूप भी दिया, और उसमें जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश भी आप देते हैं। उसकी तो हाँ, कुछ झलकियाँ होनी चाहिए। फिर वही गीतों की बात है। जी। ऐसे पैरोडी बहुत सारे गीत हाँ, हैं। हाँ। मैं आपको सुनाता हूँ। जी। नेगी जी का एक गीत था, रुआ धुआं सी फूलेगी तुम्हारी सेवा माँ, तुम्हारी माया माँ। उसकी मैंने एक पैरोडी सुना देता हूँ। रुआ धुआं सी फूलेगी तुम्हारी सेवा माँ। फूलेगी मतलब सफेद हो गया। सफ़ेद है। उन्होंने बोला था फूलेगी। अरे वो गढ़वाली शब्दों में कितनी मानता है। शब्द एक ही है, फूलेगी। फूलेगी का मतलब सफेद हो गया, और फूलेगी वही शब्द है। फूलेगी का मतलब फैल गया। तो उन्होंने बोला फैल गया, मैंने बोला सफेद हो गया। कि रुआ धुआं सी फूलेगी तुम्हारी सेवा माँ, मिता चमचाई बुढ़ेगी तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सेवा मिल के टिकट बिरणों पे, मिता मुँह जना भरेगी तुम्हारी सेवा माँ, तुमुन बिरण चमचों थे पानी धोल धोली पले, क्या बात। तुमुन बिरण चमचों थे पानी धोल धोली पले, मिता पैनु ही खुंडेगी तुम्हारी सेवा। इस तरह की पैरोडी। जी, और बिल्कुल पैरोडी में सर आपने बहुत लंबा काम भी किया है। सर, आप गाँव गुठियार जी। की जो आप बात करते हैं, गाँव गुठियार में आपने बहुत काम भी किया है और आप एक घर-घर तक पहुँचे हैं। गाँव गुठियार सर, किस नज़र से देखते हैं आप उत्तराखंड को? जब आप एक-एक घर में जाते हैं, कितना बदल रहा है उत्तराखंड? मैं जब उत्तराखंड गाँव गुठियार में गया, मैंने देखे बुजुर्ग ज़्यादा वहाँ, और बुजुर्ग अपने फ़ोन को ना हाथ में लिए बैठे हैं। फ़ोन उन्हें लगता खराब तो नहीं हो गया ये, क्योंकि फ़ोन ही नहीं आते उस पर किसी के। वो इंतज़ार करते हैं किसी बच्चे का फ़ोन आएगा, किसी उसका फ़ोन आएगा। एक मैंने महिला देखी, गांव में, लसेरा गांव में गया था मैं। उसके 3 बेटे, तीनों बेटे बहुत अच्छी पोस्ट पे, बड़े बड़े, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है। और एक गाय थी उसकी, गाय और एक बच्चा था। तो मैंने बोला तुम्हारे जब बच्चे उधर हैं तो तुम लोग भी आ जाओ। नहीं, कह रहे मैं गाय को नहीं छोड़ सकती। कह रहे क्यों, गाय को क्यों नहीं छोड़? इसका दूध पिया है, बहुत एहसान है, हमारे बहुत पुरानी गाय है। तो मतलब बेटों ने माँ का एहसान भूल गए, लेकिन वो माँ है जो गाय का एहसान नहीं भूल पाई। और जब मैंने उनको रोते हुए देखा तो तब मैंने एक संकल्प किया। मैंने कहा मैं जो इनको रुलाने वालों को आसान नहीं हंसाऊंगा। इसलिए मैंने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये जितने भी है ना, सबका प्रोग्रामों का मैंने वॉइस का, मैं कहीं कार्यक्रम नहीं करता आज 10 साल हो गए, कहीं शो नहीं करता। मैं साफ मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, तुम लोग मेरे का गुठियार में आओ, अपनी माँ के साथ बैठो, मैं आऊँगा तुम्हें हंसाने के लिए वहाँ पे फ्री में। घुंडा टेकी कॉल, लेकिन वहाँ अगर तुम मुझे 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हो, लेविजन कार, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं तुम्हें हंसाने नहीं आऊँगा। अब तुम उत्तराखंड में आओ। इसलिए मैं उत्तराखंड के ही प्रोग्राम करता हूँ, गाँव गुठियारों के ही कार्यक्रम करता हूँ, गाँव में जाता हूँ। और रही बात दृष्टि की, तो आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ उनकी, कितनी बड़ी बड़ी कारें हैं उनकी, लेकिन उत्तराखंड में जब उनके घरों को हम देखते हैं तो बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन सर एक चीज़ मैं और भी बता दूँ जो जानने वाली बात है, उत्तराखंड में जितने भी अभी उजड़े हुए मकान हैं, जो टूटे हुए, जो खंडर हमें दिखाई देते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे नज़र आया है वो है भाइयों में बटा हुआ घर। अब एक छोटा सा घर है, मैंने एक जगह पूछा था, बोलता है इसके 8 मालिक हैं, 8 भाई हैं इस घर के। अब मतलब अगर बांटे किए जाए तो किसी के मतलब में 5 फुट की ज़मीन, 5 फुट का भी कमरा किसी के हिस्से में नहीं आता है ना। अब एक बोलता है तू बना, एक बना, तू बना, एक बना, तू बना। अरे उस मकान को कोई फायदा उनको है लगता नहीं है उस मकान को मेंटेन करने में। मुझे बोला क्यों फूकने, अगर 10,000 भी फूकने, 20,000 भी फूकने, तो क्या फूकने जब हमारे इसमें कुछ है ही नहीं तो। लेकिन मैं आपके एक चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँ, वो आपकी पितरों की वो है।
कम से कम ठीक है, आप अपने लिए मत सोचो, अपने उन पितरों के लिए सोचो जो पितर बूढ़े हैं तुम्हारे पे, कितने पितरों ने वहाँ पे रखी है। अरे गांव कितना बुरा दिखता है खंडर घर में, अरे जाओ 10-10, 20-20 हज़ार रुपये वैसे भी खर्चा वही जाता है तुम्हारा। इतना तो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है तो 10-12 हज़ार रुपये अगर एक हिस्से में आता है, या 20-50, एक 1-1.5-2-3 लाख रुपए में आपका घर जो है अच्छा बन जाता है उत्तराखंड के अंदर। कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, सारे भाई मिलकर कम से कम उसको बना दो और बना रहेगा तो और कुछ नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल को गाँव में किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है तो कि भैया किसी के मेहमान जाकर वहाँ रह लेंगे, पर गाँव तो बुरा नहीं लगेगा। तो वो जो उजड़े हुए मकान है उनको देखकर यही दुख होता है कि भाई जितने भी भाई लोग हैं आपस में कम से कम उस मकान को बना ले, तुम्हारा गाँव अच्छा लगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और बहुत सारी जो आगे भी बातें हैं वो कृष्णा बगोट जी के साथ लगातार जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ कृष्णा बगोट साहब हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि उससे जो आज गांव है जो बदल रहा है उसकी भी बातें आई, और चाहे वो हादसे पर ही ज़्यादा लिखते हैं लेकिन उसके पीछे एक छिपा हुआ एक बड़ा संदेश है। बगोट साहब आगे बढ़ते हैं। और अब लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज गया है। इस बार फिर से जो है नेता गांव की तरफ जाने लगेंगे, और आपने तो बहुत कुछ लिखा है इस पे। तो फिलहाल अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जब चुनाव से पहले किस तरीके की छिबड़ाहट अब होने वाली है? छिबड़ाहट होने वाली है, बड़ा अजीब सा माहौल होता है उत्तराखंड में जब चुनाव हो जाता है। एक तरह का ना एक कौथिक टाइप का होता है और सबकी मानसिकता बदल जाती है उत्तराखंड में, मैंने जाकर देखा है। और सब लोग विचारधाराएं कहाँ दे क्या दे, वोट की बात नहीं होती है ना, सिर्फ दारू और उसकी बात होती है कहाँ से कितना मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। और उसके परिणाम भी बहुत अजीब मिलते हैं। उत्तराखंड का चुनाव एक बड़ा अजीब सा चुनाव है। आप पहले से उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं कि भाई आप कहाँ करने वाले हैं। उत्तराखंड के लोग बड़े शातिर हैं, वो हाँ जी तुम्हारे साथ भी, हाँ जी तुम्हारे साथ भी, हम ये तुम्हारे साथ भी है। चलो मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूँ इसी पर। एक पैरोडी गाना है, फुआ बागरे, आपने सुना होगा। ये बल मारी जालू मेरा, बल मारी जालू मेरा, एक नेता गोम आयो, एक नेता गोम आयो, मुर्गा मरे तेरा, वाह नेताजी वाला मुर्गा मरे तेरा। वो सबकी सेवा जो है बराबर होती है वहाँ पर। और लेकिन अगर खास मुद्दे की बात रहे तो अभी क्या हुआ, एक ने किसी से मुझसे मेरे को सवाल पूछा, आप जैसे ही एंकर थे, बोल जी आप मोदी जी को वोट देंगे, है ना। मैंने बोला मैं नहीं दूंगा। अच्छा, मोदी जी को वोट मैं नहीं दूंगा। उन्होंने बोला तो आप मोदी विरोधी हैं इसलिए आप वोट नहीं देंगे। मैंने कहा देखो आपकी मानसिकता क्या है, मैं नहीं, लेकिन मैं दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मेरा वोटर कार्ड है वो बनारस का है ही नहीं, मेरा उत्तराखंड का है। जी। मेरा जब कार्ड ही नहीं है उनको वोट देने का, या फिर मेरा कार्ड बनारस का बनवा, मैं मोदी जी को वोट दे दूंगा। मैं तो उत्तराखंड में रहने वाला हूँ मेरे भाई, और मेरा वोटर कार्ड यहाँ का है, तो मैं तो उसी प्रत्याशी को वोट दूंगा ना जो मेरे यहाँ का होगा, मेरे यहाँ का होगा। बिल्कुल, है ना। मोदी जी को मैं कैसे वोट दे सकता हूँ बताइए। बिल्कुल। फिर अचानक उसके दिमाग में आया कि हाँ यार ये बात ठीक है। तो वही लोगों की जो मानसिकता है वो समझना है कि तुम्हारा प्रत्याशी कौन है। हाँ, सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता कि सांसद होता क्या है, वो सांसद की जिम्मेवारी क्या होती है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी उत्तराखंड के सांसद को लोकसभा में दिखाई नहीं देता, कैमरे में आता ही नहीं हो, कहाँ बैठता पता नहीं, है ना। अब इनकी हाजिरी भी वहाँ है कि नहीं, आपके जो टिहरी के सांसद हैं जी, है ना, मुझे लगता है कि लोकसभा में उनकी मैंने आज तक इतने साल हो गए कभी शक्ल ही नहीं देखी। यानी कि आपने मतलब वहां पर भी आपने एक व्यंग के तरीके से एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम जो हमारा सांसद है, हाँ, हम उसको पहले देखें, हम जिसको हम पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। जी 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 जी, उसको हम पूछ सकते हैं, कम से कम दिखाई तो दे। हमारे सवाल जब उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, देखो क्या होता है, वो नेतृत्व कर रहे हैं हमारा, वो निधि प्रतिनिधि है, निधि हम है, जो जनता होती है वो निधि होती है, वो हमने भैया हमारे 80,000 लोग संसद भवन में नहीं बैठ सकते हैं, विधानसभा में नहीं बैठ सकते हैं। 80,000 लोगों के बैठने की जगह नहीं है, वैसे वो 80,000 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन 80,000 लोग नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हमने एक आदमी चुना है कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए ये आदमी है ना, और ये हमने बिठा रखा है वहाँ पर, नहीं है।
अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपने आप को वो समझने लगे कि नहीं जी, वो सुनते ही नहीं है। अब कई हैं नेता बदल जाते हैं, मतलब दल बदल देते हो, है ना। अब भाई तुम्हें और ये दल बदलने वाले उत्तराखंड में तो बहुत है। जनता ने जिताया है आपको, तो कांग्रेस के टिकट पे जिताया है ना। अब आप भाजपा में चले गए तो फिर कांग्रेस का जो वोट है वापस कीजिए ना उनको, जो कांग्रेस ने समझ कर वोट दिया है। ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए, मैं ये कहता हूँ ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि भाई दूसरे दल में जा रहा है तो जिस दल का वो जनता के साथ में नुकसान। अब खुद तो आपने 20-25 करोड़ रुपए ले लिए, जनता को क्या दिया भाई? तो यही है कि चुनाव से पहले जो है इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि अब तो सब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, सब सोशल मीडिया के जरिए भी तमाम चीज़ें अब तो सामने आने लगी हैं कि कौन क्या कर रहा है ना। पर वही उत्तराखंड में वही कहता हूँ, जब चुनाव का माहौल आता है लोग ये सब भूल जाते हैं। उन्हें पता है कि उससे पैसे खाने हैं तो मैं क्यों ना खाऊं, है ना। किसी हरिश्चंद्र को चुनने नहीं जा रहे हैं आप जी। आप जब चुनाव करने जा रहे हैं तो किसी ना किसी को है कि उसने भाई, अब तो बिजनेस है, वो आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो भाई मेरी भी वोट की कीमत है, तो वो अपने वोट की कीमत लेते हैं। भगत जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। उत्तराखंड का एक बहुत गंभीर मुद्दा है पलायन जी। और आप तो एक घर घर तक गए हैं गोंग गुठियार के माध्यम से, लगातार जाते रहते हैं अपने चाहे आपके जो लेखनी है उसके माध्यम से वे तमाम चीज़ों को उजागर करते हैं। ये पलायन का मुद्दा कितना गंभीर, और जिस तरीके से बात होती है रिवर्स पलायन की, आपको लगता है कि कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि लोग वापस आए हैं, या फिर पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा अभी, मतलब एक्चुअल स्थिति क्या समझते हैं आप? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने गांव की बात करूँ, अपनी बात करता हूँ। पलायन जो हुआ है ना पहले, वो हमारे अपनों ने किया है। अपनों ने बोले तो मैं खुद जब गांव में रहता था, बच्चा जब 10 पास होता है और घर में जब गाय भैंस चरा रहा, तो गांव वाले बोले तू जहाँ क्या करा दे, जा नौकरी चाकरी कर। उसको उस आदमी को घर में रहने नहीं देते, है ना। इतने ताने के आदमी वहां से सुन के, एक की सुन के आ रहा है, फिर दूसरे दादाजी मिल जाएंगे। अबे तो अभी तक ये घूम रहा है, उधर नहीं कह रहे तू। अब बल्कि जो गांव में उसको लड़की भी नहीं मिल रही आजकल, लड़की भी नहीं मिल रही, ये भी एक, है ना। तू गया क्यों नहीं रहे उधर? वो आदमी जो है परेशान हो। कई तो ऐसे जो भाग के आए, कई ऐसे हैं जो अपने घर से भाग के आ गए, इतनी टॉर्चर किया उन्होंने। तो ये एक पलायन चौड़ा आ गए, ठीक है ना। जिन्होंने पलायन किया वो भी अच्छे रहे, है ना। आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है ना। मगर वो उत्तराखंड को क्यों भूल जाते हैं? सवाल सिर्फ ये है कि उत्तराखंड को पलायन होना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी अपने गांव में किसी दूसरे गांव से आ रखे हैं। हर कोई आदमी किसी ना किसी दूसरे गांव से दूसरे गांव में पलायन कर रखा है। लेकिन पहले पलायन क्या होता था, गांव से गांव होता था उत्तराखंड में। भाई नौली के लोग उधर चले गए, पलासी के लोग इधर आ गए, इधर के लोग उधर चले गए, उधर। ये पूरा उत्तराखंड पलायन है, कोई भी अपने मूल गांव का नहीं है आज की तारीख में, सब कहीं ना कहीं से आ रखे हैं, है ना। लेकिन पहले क्या गांव गांव में होते थे, अब बाहर आने लगे। लेकिन सर देख के तो जाऊँ वापिस कि मेरा घर है वो कैसा है। जो बिल्कुल भूल जाते हैं, मैं उनके लिए गलत कहता हूँ कि भाई बिल्कुल भूलो मत। आपको आना है शहरों में आइए, लेकिन उत्तराखंड को अपने जो मूल है उनको जो है याद वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा सर। अभी एक फिल्म भी देख रहा था, गढ़वाली फिल्म थी, उसमें यही था कि जब एक पितृदोष लग जाता है तो आज जो गांव है, हमने पूरी तरीके से देखे, चाहे पितृकूड़े की बात करें तो उसके लिए तो गांव ही आना पड़ेगा। तो नई पीढ़ी के लिए आपने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि इस तरीके से। सर जो रिवर्स पलायन की बात है, क्या आपको लगता है कि लोग क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गांव में होम स्टे बने हुए हैं, पॉली हाउस वाला काम हो रहा है, भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ये तमाम योजनाएं चल रही हैं, इनसे कितना लाभ मिल रहा है? क्या युवा वापस लौट रहे हैं इन सब चीज़ों की तरफ? देखो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो सरकार को बोलना चाहूँगा कि जितने लोकल आदमी है ना उनको काम देना शुरू करें। अभी मैं खुद बताता हूँ, अगर मुझे सरकार के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई तो मैं उनकी जो मानक है उसको पूरा नहीं कर सकता है। आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना टैक्स होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना होने चाहिए, वो मानक ही इतने हैं उनके कि जो पहाड़ का आदमी वो पूरा नहीं कर सकता उसको। उस मानक को कौन पूरा करता है? बाहर का आदमी, जो गैर उत्तराखंडी है, उसके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो आने वाले टाइम पर जो होम स्टे होगा, जो होगा वही तो बनाएगा। जब हम बना ही नहीं पाएंगे उसको, तो फिर तो रिवर्स पलायन जरूर होगा, लेकिन क्या हम फिर भांडे मुजाने आएंगे? यहाँ होटल किसी और का होगा, जमीन हमारी होगी, होटल किसी और का होगा। बल्कि मैंने एक अभी व्यंग भी अभी कविता मेरी आने वाली है, इस पर मैं लिख रहा हूँ कि क्या होता है, आम का जो पेड़ है, आम की दानी अमर अक्षण,
नहीं है, आम की जो डाली है वो हमारे यहाँ है, उसका फल तोड़ के चले गए बिजनौर, नजफाबाद, ठीक है, फल ले गए वो लोग, उन्होंने पकाया बेचा, फिर हम ही लोगों ने वो फल खरीदा, है ना, उसी फल को लेके फिर हम उत्तराखंड में आए, है ना, और गुठलियां फेंक के फिर चले गए। अगर कुल मिला के रिजल्ट देखो तो हमारे पास क्या, वो खाली पेड़ और ये गुठलियां, क्या यही है हमारी किस्मत में? बिल्कुल, है ना, हम वो गुठलियां संभाल रहे हैं, वो खाली पेड़ संभाल रहे हैं, बाकी सब उधर है। तो कुछ ना कुछ तो सरकार को भी मदद करनी चाहिए। अभी आप सरकार का क्या कहना है कि होम स्टे के लिए अगर सरकार बोले, उनका आप उठाओ, पेज उठाओ, फॉर्म भरो, उसमें उन्होंने वो बना रखा कि भाई आपकी जमीन इतनी, मकान इतना होना चाहिए, तुम्हारी खिड़की इतनी होनी चाहिए, यहाँ पर ये जगह इतनी होनी चाहिए, यहाँ इतनी होनी चाहिए, फिर उनको सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ऐसे करके उन्होंने होम स्टे में बांट रखा है। तो इसका मतलब ये है कि उसे पूरा मकान तोड़ना पड़ेगा फिर से, और फिर से उसके मानक के हिसाब से वो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तब जाके उसको होम स्टे मिलेगा। सरकार का ऐसा क्यों नहीं करती कि भाई जैसा तुम्हारा घर है उसी में तुम होम स्टे दे दो, उनको रजिस्टर कर दो उसको, बिल्कुल। क्यों नहीं कर रही है सर आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन भी लिया, आपने जिक्र भी किया उस बात का कि आपने कहा कि मैं हंसाने वहां नहीं आऊंगा, आप वापस आओ, आपने बहिष्कार कर दिया। ये बड़ी बात है इन लोगों के लिए। सर एक HNN की इस मंच से जो है किस तरीके का एक संदेश भी है आपका, ताकि हम कोशिश करें, क्योंकि आप तो लगातार लिख रहे हैं, मंचों से बोल रहे हैं, वो लोग इस बात को समझें कि हम जब वापस अपनी जड़ों पर जाएंगे तो, क्योंकि हमें एक दिन आना ही है, तो क्यों ना हम पहले आ जाएं सब कुछ उजड़ने से पहले। देखो, हमेशा के लिए मत आओ, हमेशा के लिए आना संभव नहीं है, क्योंकि इतने रोजगार है नहीं और कोई फैक्ट्रियां लग नहीं सकती हैं। हाँ, हालांकि कॉल सेंटर वगैरह भी लग सकते हैं, ऑफिस वगैरह तो खुल ही सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो है एक आदमी साल भर में अगर वापस घर आने का 2 महीने की या 1 महीने, 1 हफ्ता, 10 दिन की छुट्टी भी अगर वो अपने उत्तराखंड में मनाने के लिए आ जाए तो भी वो भी काफ़ी है। इतना भी अगर वो आ जाए, भाई तुम कुल्लू मनाली जाते हो, तुम कहीं और जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, गोवा जाते हो, कहीं जाते हो, तो हमारा उत्तराखंड भी तो एक पर्यटन देश है, वहाँ क्या नहीं है, हर चीज़ है वहाँ। कम से कम अपने जो बार त्योहार हैं उनको मनाने तो आ जाएं, बार त्योहारों को मनाने आ जाओ, पिकनिक मनाने आ जाओ, अरे अपने घर को क्या कहते हैं उसको, वेकेशन होम बना दो। मत रहो तुम परमानेंट, कम से कम वीकेंड में या कभी भी अपनी वेकेशन मनाने के लिए आ जाओ। बच्चे गांव में आएंगे तो सवाल पूछेंगे, पापा ये पेड़ किस चीज का, पापा वो चिड़िया कौन सी है ना, पापा ये देखो ये पत्थर कैसा दिखाई दे रहा है, ये कैसा, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो बची रहेगी और वो उन तक जाएगी, नई पीढ़ी तक जाएगी। बगोड़ जी, जाते जाते एक सवाल और लूँगा कि जिस तरीके से हमारी जो बोली भाषा है और आप शहर की तरफ हो गया, तो कि आज के जो छोटे बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, वो कितनी क्या समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कुछ मतलब कुछ चीज़ें बदली हैं कि लोग समझ रहे हैं, अपने उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि अब ये वहाँ अपनी बोली को बोलने के लिए तमाम तरीके से लोग समझाने लगे हैं अपने बच्चों को, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखो, शब्द बदल गए, जैसे हमारे यहाँ दगड़िया बोलते थे, दगड़िया हो गया है, दगड़िया, देखो जैसे लिखा जाएगा वैसे तो पढ़ेंगे बच्चे, वो एसेंट जो था ना वो खत्म हो रहा है, जैसे ल था तो वो ल हो गया है। हाँ, ला खत्म हो गया है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो खत्म हो रहे हैं, और लटाक खत्म हो रही है हमारे, क्योंकि वो जो लटाक है वो आपको पहाड़ में ही मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो वो जो सिखा रहे हैं, बल्कि पहले वो अगर लटाक ही रहे तो ज़्यादा अच्छी है, लोग अपनी भाषा अपनी लटाक में ही बोला जाए तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, उसका मज़ा अलग है, और उसका मज़ा अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा। बगोड़ जी, आप आज इस अपना कीमती वक्त आपने हमको दिया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया सुनने में भी, और बहुत बड़ा संदेश भी जो है आपके माध्यम से गया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया चैनल की ओर से। नमस्कार, और आपका भी और सभी दर्शकों का भी। तो आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ इतना ही, फिर नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।